उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज हो गई है। तो यूसीसी नियमावली को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई और बैठक में मुख्य सचिव यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह मौजूद रहे। तो राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को सहयोग देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली बनाने को लेकर समीक्षा बैठक हुई। तो बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह मौजूद रहे। तो बैठक में यूसीसी नियमावली बनाने को लेकर गहनता से मंथन किया गया। इस दौरान बैठक में उत्तराखंड यूसीसी की नियमावली बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, उत्तराखंड यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए बनने वाली नियमावली को अंतिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग देने के निर्देश भी दिए। तो यूसीसी लागू करने की कवायद उत्तराखंड में तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूसीसी नियमावली को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह मौजूद रहे। तो राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को सहयोग देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूसीसी नियमावली को लेकर हाई लेवल मीटिंग यहां पर की गई और बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह मौजूद रहे। राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को सहयोग देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नियमावली को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई है। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह मौजूद रहे। तो राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को सहयोग देने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। तो सभी विभागों को सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि सहयोग बना के रखें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? यूसीसी लागू करने की जो कवायद है उत्तराखंड में तेज होती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी यहां पर की गई। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अब देखिए, यूसीसी को लेकर एक बार फिर बैठक का दौर जारी है, क्योंकि यूसीसी जो कानून है उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए बनाने वाली जो नियमावली थी उसे कहीं ना कहीं अंतिम रूप देने के लिए विभागों का सहयोग और समन्वय बहुत ही जरूरी है। इसी को लेकर समय समय पर हमने देखा है कि बैठक भी होती है, क्योंकि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक की जो समिति है, जो सदस्य है, वो कहीं ना कहीं उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली जो बननी जा रही है उसको लेकर समय समय पर हमने बैठक देखी और पहले मुख्यमंत्री ने बैठक ली। तो आज तमाम यहाँ अधिकारी मौजूद रहेंगे और सभी इस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाएगा। साहिल। संजय, वहीं राधा रतूड़ी जो कि मुख्य सचिव हैं वो भी इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद रही। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से शत्रुघ्न सिंह हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम विभागों को अलग अलग तरीके से निर्देशित यहाँ पर किया गया है और यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कई निर्देश यहाँ पर दिए हैं। नियमावली को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया गया। तमाम चीज़ें यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार के सबसे बड़े एजेंडा में शामिल है यूसीसी और यूसीसी लागू करने के लिए किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी जा रही है। साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको लेकर भी लगातार जो काम है वो यहाँ पर करती हुई सरकार नजर आ रही है। देखिए, जो राधा रतूड़ी है मुख्य सचिव है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और बैठक में पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक संस्कृति, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, तमाम ऐसे जो विभाग है उनके जो अधिकारी है वो यहाँ मौजूद रहेंगे और जिस विभाग के सहयोग व समन्वय में भी कहीं ना कहीं अहम योगदान रहने वाला है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज यहाँ मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। किसी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि यूसीसी के लिए एक टीम भी गठित की थी और जिसमें कहीं ना कहीं लगातार ही लोगों से भी राय ली गई और उसके बाद तमाम चर्चाएं भी की गई। तो अब कम से कम अब लगातार इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की जा रही है, यानी जल्द से जल्द इस पर पूरी तरीके से अपना फैसला सुना दिया जाएगा। जी चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में स्कूल बंद रहेंगे। तो टनकपुर, पिथौरागढ़, एनएच कई स्थानों पर
रास्ते बंद हो गए हैं। बारिश से पहाड़ का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। तो कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में स्कूल बंद रहेंगे। बारिश से पहाड़ का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। मौसम विभाग की लोगों से सावधान रहने की अपील भी लगातार देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से मौसम की मार से लोग त्राहिमाम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग जगहों की, अगर हम बात करें तो कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, कहीं पर जल जमाव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कई दिनों तक इसी तरह के हालात रहने की अंदेशा यहाँ पर जताया गया है। रेड अलर्ट कई जिलों के लिए जारी कर दिया गया है। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद किया गया है। क्या स्थिति है? शाहिद, तरीके से मौसम के अनुसार जब देखा जाए तो जो भारी बारिश का जो रेड अलर्ट जारी किया गया है उससे साफ नजर आता है कि जिस तरह से जो नदी नाले फिलहाल भी उफान पर है, तो प्राकृतिक आपदा जैसे हालात होने में कोई देरी नहीं होगी। कि जिस तरीके से जो पहाड़ी इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है उससे कई जगह लैंडस्लाइड हो रही है, तो कई जगह बड़े बड़े पोल्डर गिर जा रहे हैं, जिससे जो मार्ग है वो भी बाधित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कई अन्य सड़कें और जिला मार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे भी इस बारिश से प्रभावित हुए हैं, तो मार्ग बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं बोर्डर आ गया है, कहीं भूस्खलन की जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। साहिल, तो जिस तरीके से मौसम विभाग अभी भी सावधानी के साथ चलने के लिए, सतर्कता बरतने के लिए कह रहा है, लोगों को उसी तरीके से घरों से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी भी आने वाला जो कुछ दिन है वो मौसम अभी ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर तो लैंडस्लाइड, बोल्डर जैसी जो चीजें वो सड़कों पर आकर मार्ग बंद कर ही रही है। लेकिन प्लेन की अगर हम बात करें तो निचले इलाकों में पिछले लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से जो लोगों का जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। साहिल, बिल्कुल। और सुनील, अगर बात की जाए तो आने वाले कई दिनों तक भी मौसम से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है और लगातार यही अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले समय में भी इसी तरह से लगातार बारिश होती रहेगी। राहत बचाव कार्यों की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अड़चने लगातार हो रही बारिश पैदा करती हुई दिखाई पड़ रही है और प्रशासन के लिए भी खासा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से आने वाले जो समय के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि रेड अलर्ट जारी है और लगातार जो बारिश है वो लगातार होती रहेगी, तो उसको लेकर के जो प्रशासनिक अमला है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको भी बिल्कुल तैयार रहने के लिए कहा गया है। हालांकि जो टीमें बनाई जाती है वो हर वक्त तैयार रहती है कि किसी तरह की कोई जो घटना ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से अगर पहाड़ी इलाकों की हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो मार्ग बंद हो जाते हैं तो वहां पर जो पोल्डर या जो लैंडस्लाइड होकर के जो पहाड़ नीचे आते हैं उनको हटाने का काम शुरू किया जाता है। वहीं पर जेसीबी या अन्य उपकरणों से उस मार्ग को खोला जाता है, जिससे कि लोगों की आवाजाही हो सके। लेकिन जिस तरीके से भी आने वाला समय है, अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा जैसे हालात हो जाए, तो उसको लेकर के जो प्रशासन के अधिकारी है वो लगातार तैयार है और आने वाला जो समय है उसको लेकर के भी हर तैयारी को लेकर वो तत्पर है। जी बिल्कुल सुनील, और बच्चों की शिक्षा पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है और जिस तरीके की स्थिति बन रही है, आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। नदी नालों की बात करें तो लगातार उफान पर हैं। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से भी मार्ग जो हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम प्रयत्न यहाँ पर किए जा रहे हैं कि कम से कम परेशानी लोगों को हो, लेकिन ये जो आफत की बारिश बरस रही है उसने सभी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी हैं। जो जिलाधिकारी है वो लगातार अपने जिले को लेकर के जो तत्पर है, उनका कहना है कि जिस तरीके से जो आंगनबाड़ी केंद्र है और इंटर तक के जो कॉलेज है उनको वो छुट्टी के आदेश दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा जैसे हालात बन जाए, बारिश तेज होने लगे। बारिश तेज होने से जो सड़कों पर पानी पानी का अगर भराव हो जाता है तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कतें आ सकती है। तो उसको लेकर के कई जिलों में जो आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर जो इंटर कॉलेज तक के जो स्कूल है उनको बंद करने के आदेश पारित किए गए हैं और इतना
जो ये मौसम विभाग के अनुसार जो मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है, इतना वो सही नहीं होता है, तो तब तक जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने जिले के सभी स्कूल के बच्चों या फिर आने जाने वाले राहगीरों की जो देखरेख के लिए वो इस तरह के जो आदेश वो करते रहे। साहिल जी, चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इस साल भी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में सीएम धामी ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। तो बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से भारी बारिश के चलते हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में होने वाले पुनर्निर्माण के कामों पर पूरा ध्यान दिया जाए। तो देहरादून में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। लगातार हो रही आफत की बारिश के चलते ये समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली। साथ ही साथ जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो लगातार आफत की बारिश उत्तराखंड में बरस रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जल जमाव की स्थिति बन गई है, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है, नदी नाले उफान पर हैं, और जिसके चलते लोगों में भय का माहौल भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर निकलने से बचें, सुरक्षित स्थानों पर रहें। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की और ज़रूरी जानकारियां ली। ये भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है, ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है। और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं। और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है, वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। उधर कुमाऊं मंडल में भी बारिश का कहर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लगातार बारिश के कारण जिले में 32 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में 165 किलोमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कुमाऊं में मूसलाधार बारिश के कारण गौला नदी का डिस्चार्ज 60,000 क्यूसेक पार कर चुका है। तो NHAI की सलाह पर काठगोदाम गौला पुल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान गौला नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी लगातार संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। अभी 1 या 2 घर बहे हैं यहाँ पर, इसके पीछे बहुत सारे घर हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी भी कुछ नुकसान नहीं हो रखा है। अभी भी यहाँ की पब्लिक प्रशासन का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर दीवार बना दी जाए और ब्लॉक बना दिए जाए और ये कटान जो भी है वो कटान दूसरी साइड को कर दिया जाए, क्योंकि इसके बाद जो भी तबाही होगी वो प्रशासन भी झेल नहीं पाएगा। हम लोग कितने भी गलत है, बट प्रशासन हमसे ज्यादा गलत है, क्योंकि प्रशासन को ऑलरेडी 2 साल पहले बता दिया गया था यहाँ पर बहुत सारी दीवारें बनानी है, बहुत सारे ब्लॉक बनाने हैं। प्रशासन ने बिल्कुल भी काम नहीं कर रखा है। रेलवे ने अपना काम कर दिया, बट प्रशासन ने यहाँ पर अपना बिल्कुल भी काम नहीं। ये एक दीवार थी, गौला की बहुत पुरानी दीवार थी और 3-4 साल पहले से टूटी हुई थी और ये खड़ी थी। ये पहले के अधिकारियों को, निगम के अधिकारी, SDM स्तर के अधिकारियों को पहले बुला करके निरीक्षण कराया गया 2 साल पहले। उसके बाद भी ये दीवार नहीं बनाई गई, क्योंकि अधिकारी हर बरसात में इंतजार करते हैं किसी बड़े हादसे का, और वो हादसा हो गया। और अब अधिकारी जागेंगे इस हादसे में और इस हादसे के बाद फिर सो जाएंगे। फिर 2025 की बरसात में फिर अधिकारी जागेंगे और अभी अधिकारी आ ही रहे होंगे जाग के। और ये दीवार कभी नहीं बनाते हैं। ये दीवार बनी होती तो आज ये दीवार नहीं टूटती। ये हादसा अभी और बड़ा हो सकता है। ये तो हमने फोन करा अधिकारियों को, अब उन्हें पता नहीं। तो उधर उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है
और उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना भी शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर बीजेपी का इस सीट को लेकर विशेष फोकस है। हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। बीजेपी द्वारा केदारनाथ सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों को इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है। जनता का पूरा सहयोग बीजेपी को मिल रहा है। हम केदारनाथ सीट को भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का लोकतांत्रिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो या कोई भी चुनौती हो, हर अवसर पर कांग्रेस का, बीजेपी का कैडर पूरी तरह से तैयार रहता है। 24/7 हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और इसी नाते अब केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने। तो प्रदेश में डेंगू के बढ़ने की संभावना के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डेंगू प्रभावित क्षेत्रों एवं संभावित इलाकों में माइक्रो प्लान के अनुरूप प्रभावी कदम उठाते हुए डेंगू पर नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर पर प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CS रावत का कहना है कि हमारी तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है। हम लोग इस पर अप्रैल से ही काम करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने हर वार्ड में आशाओं को सर्वे का काम करने के लिए लगाया हुआ है। नगर निगम के साथ मिलकर हम फील्ड पर कार्य कर रहे हैं और डेंगू को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क भी हैं। देखिए, हमारी तैयारी तो काफ़ी पहले से चल रही है। हम लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि इस साल तो हमने जो है अप्रैल से ही काम करना शुरू कर दिया था। हमने अप्रैल से जो लास्ट टाइम में हमारे हॉट स्पॉट्स थे और जो हमारे जहाँ भी हमारे 5 से ज़्यादा केस आए थे लास्ट टाइम में, उनको हमने हॉट स्पॉट माना है। तो लगभग वो हमारे 15-16 स्पॉट थे। तो वहाँ पे हमने जो है अपनी टीम द्वारा, IDSP की टीम द्वारा सर्विलांस करवाया था। तो उसके बाद में हमने देखा कि उसमें उन क्षेत्र जो पिछले साल हॉट स्पॉट्स थे, उनमें इस बारी कम लार्वा हमें मिला है। तो उसके बाद में जुलाई से हमने फिर आशाओं को जो है हर वार्ड के लिए डिप्यूट किया है। जो भी आशाएं जिस वार्ड में हैं वो उस वार्ड पे ही काम करेंगी, सर्वे करेगी। जुलाई से हमारा सर्वे का काम शुरू हो गया और जुलाई से ही हमारे यहाँ पे जो है हर वार्ड के लिए एक वॉलंटियर भी डिप्यूट हुआ है, जिसका कि भारत सरकार के द्वारा जो है उनके लिए पैसा है। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने पदभार संभालते ही जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतने वाले विभागों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में DM सविन बंसल ने सदर तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया और उपस्थिति रजिस्टर देखा। तो निरीक्षण के दौरान समय पर नहीं पहुंचने वाले कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने और सुस्त कार्यप्रणाली पर WBN और AWBN के तबादले का आदेश जारी किया। तो लापरवाही पर भड़कते हुए DM नजर आए। DM ने कर्मचारियों का वेतन भी काटा। तो एक्शन में दून DM सविन बंसल नजर आए। सदर तहसील का औचक निरीक्षण उन्होंने किया और अटेंडेंस रजिस्टर चेक करने के बाद जो अधिकारी समय से कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे, उनका 1 दिन का वेतन काटा गया। ये MDDA कम्प्लेक्स की काफ़ी शिकायत मिल रही थी। इसमें जो सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों की कुछ हमारे जो लिफ्ट्स हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो उनसे एविडेंस मांगा गया है MDDA अधिकारियों से कि ये कब तक इनका टाइम कंप्लीशन है और काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके डॉक्यूमेंट में उपलब्ध करवाएंगे। और तहसील में जो हमारे रिकॉर्ड मेंटेनेंस है और जो जन सुविधाएं कटिंग एज में दी जाती हैं, जैसे E-टिकट प्रमाण पत्र हैं, हमारे खतौनी के कॉपीज़ हैं, तो उसका निरीक्षण किया गया है। जो एम्प्लॉयज़ टाइम पे नहीं पहुंचे गए थे उनका
एडिक्वेटली पनिश किया गया है उनको, उनका जो मानदेय है वो डिडक्ट किया गया है और वार्न किया गया है कि दिस शुडंट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। सेकेंडली, जो हमारे बकायेदार हैं, जो बड़े बकायेदार हैं, उनको 1 महीने का समय दिया गया है। ये MDDA कम्प्लेक्स की काफ़ी उधर हरिद्वार जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू करने की योजना बनाई है। तो हरिद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी RK सिंह ने बताया कि जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो विभाग की इस कार्रवाई से जिले में अवैध अस्पतालों पर लगाम लगने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। नहीं, देखिए, हमारे पास लगभग 600-650 के आसपास हॉस्पिटल हमारे क्लिनिकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर। और जो प्रोविजनल दिया जाता है, चूंकि उनका होता है कि जब अप्लाई करते हैं तो उस समय वो हमें देते हैं कि और ये मैंडेटरी हमारे लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना। उसके बाद से जो सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड की है कि हमें दे रहे हैं, उसको हमारे कमेटी के द्वारा जांच की जाती है। जांच के उपरांत तब वो अप्लाई करते हैं 1 साल के बाद, तब उनको परमानेंट ऐसा जैसे संज्ञान में आता है। मैं ऑन द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 14 लाख से ज्यादा रुपए हमने वसूल किए हैं, हमारे खाते में जमा किया गया है सीओ ऑफिस के। और इसी का परिणाम रहा है कि यदि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है या एक्सपायर हो चुका है या उन्होंने नहीं कराया है, वो पेनल्टी के तौर पे हमने वसूले हैं और लगभग 38 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उधर हरिद्वार के रुड़की का माधोपुर वसीम मौत का प्रकरण इन दिनों चर्चाओं में है। अब ये मामला राजनीतिक हो गया है। बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने वसीम की मौत मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद के साथ कानपुर विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रुड़की पहुंचे, जहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात चंद्रशेखर आजाद ने की। तो बता दें कानपुर विधायक उमेश कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो खबर पौड़ी से है, जहां आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मानचित्रों को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए हैं कि मानचित्रों को लेकर जो समस्या आ रही है, नियमों के तहत उनका समाधान किया जाए। इसके साथ ही कहा कि जो लोग बिना भवन मानचित्र पास किए ही निर्माण कर रहे हैं, उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। कि आज मैंने जो जिला विकास स्तरीय विकास प्राधिकरण होता है उसकी बोर्ड की मीटिंग आहूत की थी और उसकी 15 डेज बिफोर उसकी नोटिसेस जारी कर दी गई थी। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक हुई थी। मुख्य रूप से ये बैठक काफ़ी लंबे समय बाद हुई है। तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतने दिनों से बैठक हुई क्यों नहीं थी, कई साल हो गए थे। पहले इस मीटिंग में देखा गया कि जो लास्ट बैठक थी उसमें कंप्लायंसेस की भी स्थिति ये है कि कई मामलों में केवल एक औपचारिकता जैसी की गई कि शासन को पत्र भेज दिया गया, लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं किया गया, तो उसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बार के बोर्ड में कुल मिलाकर 15 एजेंडे थे और सभी पर विस्तृत विचार विमर्श कर लिया गया है। मैक्सिमम जो इश्यूज हैं वो हैं लोगों के जो भवन के नक्शे नहीं पास हो पा रहे। उसका रीज़न ये है कि जो लैंड यूज़ है वो डिफरेंट है। उधर हरिद्वार में श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में ज्वालापुर कोतवाली के SSI और रेल चौकी प्रभारी रहे SI वीरेंद्र नेगी पर गाज गिरी है। मंगलौर में भी लूट के मामले में चौकी प्रभारी और 2 चेतक कर्मियों को लाइन हाजिर करने के साथ ही कोतवाल से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। SSP परमेंद्र डोभाल ने कहा कि कर्तव्यों में लापरवाही पाए जाने पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। SSP की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बन गई है। उधर हरिद्वार जिले के कोतवाली मंगलौर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। तो फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए बदमाश का कुछ दिन पहले कोतवाली मंगलौर के लिभर रेडी लूट मामले में लिप्त होना बताया जा रहा है। तो पुलिस घटना की पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।